ओके। देखो, टॉपिक अपने पास है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है अपने पास, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। दिस चैप्टर डिफाइंस द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिलेटेड टर्म्स, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, study of foreign exchange rate regimes, fixed and flexible exchange rate and their differences, thereafter hybrid system of foreign exchange rate and operations of foreign exchange market। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर टर्म्स दी हुई है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैं समझता हूँ सब जानते होंगे कि जब हम दो कंट्रीज़ आपस में क्या करते हैं, वर्क करती है, दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेडिंग करती है, बिजनेस करती है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी, तो वो क्या करते हैं कि अपनी अपनी करेंसी में एक दूसरे को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो है वो, इंडिया ने अगर यूएसए के साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो उनका ट्रांजैक्शन या तो रुपीज़ टू डॉलर में होगा या डॉलर टू रुपीज़ में होगा। तो उनकी जो एक्सचेंज रेट होती है उसका क्या कंसेप्ट होता है, कहाँ पर होता है, क्या इसका मार्केट होता है। देखो, एक टर्म आया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो कहाँ होता है ये मार्केट, किस तरीके से इसका जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा हम देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक करेंसी में तो हम डेली वर्क करते ही हैं। अगर हमने इंडिया टू इंडिया अगर कोई वर्क किया है तो वो तो अपना क्या है, रुपीज़ में वर्क होगा, तो वो तो डोमेस्टिक करेंसी है ही। लेकिन हम क्या करेंगे, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो जितनी भी करेंसीज होंगी उन सब करेंसीज का जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आया। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि इंडिया में अगर मैं यूएस डॉलर में वर्क करता हूँ तो वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा मेरा। तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैं बता रहा था कि अगर जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम कोई भी वर्क करते हैं तो उससे हम क्या, उसमें जो भी करेंसीज काम आएंगी, जिन करेंसीज में हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इंडिया में अगर हम वर्क करते हैं यूएस डॉलर में तो वो फॉरेन एक्सचेंज होगा। इंडिया में अगर मैं रुपीज़ में वर्क कर रहा हूँ तो वो डोमेस्टिक करेंसी कहलाएगी, वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है। रेट, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। ठीक है। हमने रुपीज़ के बदले में कितने डॉलर लिए या डॉलर्स के बदले में कितने रुपीज़ दिए, एक्सचेंज करना, उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा। देन उसके बाद एक वर्ड है अपने पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर द नेशनल करेंसीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज्ड एंड ट्रेडेड फॉर वन अनदर। ठीक है। एक ऐसा मार्केट या एक ऐसा प्लेस जहां पर जितनी भी नेशनल करेंसीज होती है, डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज होती है, उनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। उनको एक्सचेंज करते हैं और उनके साथ ट्रेड यानी कि उनमें व्यापार यानी बिजनेस करते हैं हम। ठीक है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसका पहला काम, वर्क क्या होता है इसका, ट्रांसफर फंक्शन। पहला काम है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन रेफर्स टू ट्रांसफरिंग ऑफ परचेजिंग पावर अमंग कंट्रीज। ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब सिंपल सा मीनिंग अगर मैं कह दूं तो सेलिंग, सेल्स करना। ठीक है। आप इंडिया में हैं, यहाँ से अगर आपने बाहर इंडिया, यूएसए में, चाइना में, जापान में, कहीं पर भी अगर आपने कुछ सेल किया है तो आपने क्या किया है, परचेजिंग पावर को क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। जो गुड्स आपका था वो आपने किसी और को दिया है, उसको कहते हैं सेलिंग करना, तो वो अपना ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो ये अपना फॉरेन एक्सचेंज का काम है। बदले में आप क्या लोगे, आप तो रुपए लोगे, लेकिन वो आपको सामने वाला अपनी करेंसी देगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करके फिर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे आप। सेकंड होता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब जानते ही हो, यहाँ पे वो डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं है, अकाउंटिंग वाला डेबिट क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्रेडिट का मतलब लोन से होता है। ठीक है। छोटे मोटे लोन प्रोवाइड करवाना, क्रेडिट जिसको अपन कहते हैं। It implies provisions of credit in terms of foreign exchange for the export and import of goods and services across different countries of the world.
ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं कि जब अलग अलग कंट्रीज़ क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज में वर्क करती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में जब परचेज सेल करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्रेडिट टर्म्स होती है, क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ हम परचेज सेलिंग करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हम ये कहेंगे कि हम ऑन स्पॉट पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको फ्यूचर पेमेंट कर देंगे, या मंथली या क्वार्टरली या ईयरली हम आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे हिसाब, उसको कहेंगे हम क्रेडिट फंक्शन। ठीक है, एक तरीके से उधार में चलेगा ये। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो समझने वाला है, हेजिंग फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, hedging function pertains to protecting against foreign exchange risks, where hedging is an activity which is designed to minimize the risk of loss। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए अभी जैसे मई चल रहा है, मई मंथ चल रहा है। ठीक है, आपने किसी का ऑर्डर ले लिया कि हाँ भाई हम आपको ऑर्डर फुलफिल करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, यानी हम आपको जुलाई में आपको उस गुड्स की क्या करेंगे, डिलीवरी देंगे। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग होगी वो कब होगी, आज तो हम केवल बुकिंग कर रहे हैं या ऑर्डर मिल रहा है हमें। तो मान लो मुझे यूएसए से ऑर्डर मिल गया मुझे आज कि हाँ भाई मुझे कोई गुड्स सप्लाई करना है आफ्टर 2 मंथ्स, उसको मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे जुलाई में क्या करना है, मुझे 2 महीने बाद उसको यूएस को मुझे डिलीवर करना है। लेकिन इस 2 महीने में जो यूएस का जो डॉलर है और हमारा जो रुपीज़ है, क्या वो फिक्स रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्योंकि डेली इनका प्राइस क्या होता है, अप डाउन होता है। अब मान लीजिए कि मैंने जो ऑर्डर बुक किया वो 80 रुपीज़ पे किया, 80 रुपीज़ पर डॉलर पे किया। ठीक है, और 1000 यूनिट्स था, तो 1000 के हिसाब से 80,000 रुपीज़ का 80,000 डॉलर का हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद मान लीजिए कि डॉलर का प्राइस डाउन हो गया, 80 की जगह मान लीजिए 70-80 हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से क्या होगा, लॉस होगा। यानी जहाँ पर 80 रुपीज़ मिलने वाले थे वहाँ पे अब हमें 78 रुपीज़ ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्यूचर लॉस। तो फ्यूचर लॉस जो होता है हमारा, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं हेजिंग के थ्रू। कैसे करेंगे, जैसे मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो मेरा तो बेनिफिट है, लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो प्राइस डिक्रीज होने से मुझे लॉस होगा। तो मैं क्या करूँगा कि आज यानी प्रेजेंट में मैं हेजिंग करूँगा। हेजिंग कैसे करूँगा मैं फ्यूचर का जो लॉट होगा, एक्चुअली एक मार्केट होता है MCX का, एक मार्केट होता है डेरिवेटिव्स का, वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप प्रेजेंट सिक्योरिटीज़ के साथ साथ फ्यूचर की सिक्योरिटीज़ को भी क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है, परचेज और सेल दोनों कर सकते हो। जैसे आज अगर मई मंथ है तो मई मंथ में मैं जुलाई वाले मंथ की जो भी फॉरेन एक्सचेंज होगी या जो भी डॉलर होगा मैं उसको परचेज या सेल कर सकता हूँ। मई में जुलाई वाला परचेज सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और उसको मुझे फिनिश कब करना होगा, यानी मैंने आज परचेज किया तो सेल कब करना होगा, वो मुझे करना होगा जुलाई एंड में, यानी जुलाई का जो लास्ट थर्सडे फ्राइडे होगा वो मेरी लास्ट डेट होगी। तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर में ट्रेडिंग करना। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं हम इसको, F&O बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हम क्या करेंगे कि आज हमने एक ऑर्डर ले लिया 80 रुपीज़ के हिसाब से, आज प्राइस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे फ्यूचर का यानी कि जुलाई का जो लॉट होगा उसको हम सेल कर देंगे। जुलाई वाला मंथ का जो डॉलर होगा वो मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव मार्केट में मैं उसको सेल कर दूंगा। अब होगा क्या, जब जुलाई आएगा तो उस समय मान लीजिए कि जो डॉलर का जो प्राइस था वो 78 हो गया, तो मुझे 2 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से लॉस हो रहा है। जहाँ पर मुझे 80 रुपीज़ मिलना चाहिए था वहाँ पे मुझे 78 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे डेरिवेटिव में 2 रुपीज़ पर डॉलर का बेनिफिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने 80 रुपीज़ में सेल कर दिया उसको आज, और 2 महीने बाद उसका प्राइस हो गया 78। तो अगर मैं 80 में सेल करता हूँ और 78 में मैं वापस परचेज करूँगा तो 2 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट हो जाएगा। और जो मैंने ऑर्डर लिया था यूएस से उस पर मुझे 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं होगा लेकिन मुझे एक्स्ट्रा लॉस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस, तो इसको हम हेजिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से हेजिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अभी जैसे मई 2021 चल रहा है, हमने क्या किया, एक ऑर्डर रिसीव किया।
ठीक है, ऑर्डर रिसीव कर लिया मैंने, मान लीजिए 20 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से कोई भी एक ऑर्डर लिया है उसको हम फुलफ़िल करेंगे, उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको यूएस को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो ऑर्डर रिसीव कर लिया हमने 80 रुपीज़ पर डॉलर, जिसको मुझे डिलीवर करना है जुलाई 21 में। लेकिन जुलाई 21 में क्या हुआ, जो डॉलर प्राइस था वो डॉलर प्राइस हो गया 78 रुपीज़ पर डॉलर। तो मुझे जहाँ पर 80 रुपीज़ पर डॉलर मिलने वाला था वहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 78 रुपीज़ मिलेगा। तो 2 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से क्या हो गया, मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, हेजिंग करना है। हेजिंग कैसे करूँगा मैं क्या करूँगा, इन में है ना, इन में वी कैन सेल द डेरिवेटिव, वी कैन सेल द डॉलर्स एज सिक्योरिटीज इन डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मैं एज सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स की तरह डॉलर्स को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो मैंने सेल कर दिया 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से, 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जुलाई में क्या हुआ, अपना जो डॉलर प्राइस था वो कितना हो गया था, डॉलर प्राइस कितना हो गया था, देखो 78 हो गया था यहाँ पे ऊपर 78 रुपीज़, तो 78 रुपीज़ पर डॉलर हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट ये रहा कि इन ऑर्डर, जो मुझे ऑर्डर मिला था, इन ऑर्डर रिसीव्ड, इसमें तो मुझे क्या हो रहा है, 2 रुपीज़ पर डॉलर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 80 रुपीज़ के हिसाब से सोचा था, लेकिन जो डॉलर प्राइस हो गया वो 78 हो गया, तो 80 की जगह मुझे 78 रुपीज़ ही मिलेंगे। लेकिन इन डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में मुझे 2 रुपीज़ पर डॉलर का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, पर डॉलर का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो ऊपर लॉस हुआ था ऑर्डर में, वो लॉस मैंने कवर कर लिया डेरिवेटिव्स में, क्योंकि मैं 80 में सेल करूंगा और 78 में वापस परचेस करूंगा। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, परचेस प्राइस डाउन है, तो 2 रुपीज़ का बेनिफिट हमें होगा यहाँ पे। तो जो 2 रुपीज़ का ऑर्डर में लॉस होगा वो 2 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो जाएगा डेरिवेटिव्स में, दैट इज हैजिंग। यानी एक सिक्योरिटी को परचेस करो, दूसरी सिक्योरिटी को सेल कर दो। यानी मैंने ऑर्डर तो परचेस किया, यानी ऑर्डर ले लिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया, इसको सिक्योरिटी मार्केट में क्या कर दिया, इसको 80 रुपीज़ में सेल भी कर दिया। अब चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लॉस से बचने के लिए हेजिंग की हेल्प लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द डिमांड और आउटफ्लो। डिमांड का मतलब होता है आउटफ्लो, यानी हमारी जो करेंसी है वो जाएगी बाहर, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम पीपल टू who need it to make payment in foreign currencies. It is demanded by the domestic residents for the following reasons. ठीक है, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करेंगे। पहला कारण, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन इंडिया इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, foreign exchange is determined to make the payment for imports of goods and services. ठीक है, आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, तो आपका जो इंडियन रुपीज़ है वो क्या होगा, पेमेंट में काम आएगा, जाएगा। ठीक है, आउटफ्लो होगा, इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं, पहला कारण, हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना होता है। हम ये कहते हैं ना, हमने ये गुड्स परचेज किया है, अमेरिका से लिया है, ये जापान से लेकर आए हैं, ठीक है, ये चाइना से लिया है हमने, ठीक है, हालांकि चाइना वाला बताते नहीं हम, ठीक है, कि मेड इन चाइना है। लेकिन जो भी हम फॉरेन से जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसके जो पेमेंट में जो भी एलिमेंट काम आएगा, ठीक है, उसके पेमेंट में क्या एलिमेंट काम आएगा, रुपीज़ काम आएंगे, तो रुपीज़ से हम पेमेंट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है। दूसरा रीज़न है टूरिज्म। टूरिज्म,
फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉरेन टूर्स। आप अगर कोई फॉरेन टूर लेते हो, घूमने के लिए आप जाते हो बाहर, ठीक है, तो आप पेमेंट करोगे, ठीक है, और आपका पेमेंट करना ही डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, और आप फैसिलिटीज़ ले रहे हो आप। तो फर्स्ट में तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिया तो आप पेमेंट करोगे। सेकंड में आप क्या कर रहे हो, टूरिज्म, यानी आपने कोई टूर पैकेज लिया है, घूमने के लिए आपने कोई टूर पैकेज लिया होगा, जैसे 4 डेज 3 नाइट्स इस तरीके से होता है। तो वो जो टूरिज्म पैकेज आपने लिया होगा, तो उसके लिए जो आपने एक्सपेंडिचर पे किए होंगे उसको कहेंगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। थर्ड रीजन है यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड अब्रॉड। यूनिलेटरल का मतलब जानते होंगे वन वे पेमेंट करना अब्रॉड में, यानी किसी दूसरी कंट्री को हम वन वे पेमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे रिक्वायर्ड है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम या तो उसको हम गिफ्ट सेंड करेंगे, या तो हम उसको गिफ्ट देंगे, या फिर हम गिफ्ट के साथ साथ हम हेल्प भी करते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे आपको पता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प कर रही है, कोई ऑक्सीजन सेंड कर रहा है, कोई वैक्सीन्स भेज रहा है, कोई वेंटिलेटर्स का कोई सामान भेज रहा है ना। तो इस तरीके से ये यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं, यानी ये हेल्प होती है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, अगर हम किसी से हेल्प अगर भेज रहे हैं कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड है। एक होता है परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। परचेज ऑफ एसेट्स कहाँ पर, फॉरेन कंट्रीज में। आप फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स परचेज करो, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब जब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप कहोगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इट इज डिमांडेड टू मेक पेमेंट फॉर परचेज ऑफ असेट्स लाइक लैंड, शेयर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा इन फॉरेन कंट्रीज। किसी दूसरी कंट्री में आप कोई ज़मीन लेते हो, कोई शेयर्स लेते हो, कोई बॉन्ड्स लेते हो, उसके बदले में जो भी आप पेमेंट करोगे उसे आप कहोगे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है, फिफ्थ है रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरेनर्स। आपने कभी फॉरेनर्स से क्या किया होगा, लोन लिया होगा, तो बदले में आप क्या करोगे, लोन भी पेमेंट करोगे, यानी कि प्रिंसिपल भी पे करोगे, साथ में उसका इंटरेस्ट भी पे करोगे, ठीक है ना। एज एंड व्हेन वी हैव टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे द लोन्स टू फॉरेन लेंडर्स वी रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेनर को अगर हम पे करेंगे तो ऑब्वियस बात है पेमेंट करना है, पेमेंट करना है तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे हम इसको। एक कारण होता है स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेशन मैंने हेजिंग में बताया अभी आपको। हेजिंग के अंदर मैंने डिमांड की है फॉरेन एक्सचेंज की, कब, जब पीपल ये चाहते हैं कि वो प्रॉफिट अर्न करें एप्रोप्रिएशन ऑफ करेंसीज से। यानी क्या, जैसे हम शेयर परचेज करते हैं वैसे ही हम दूसरी कंट्री की करेंसी को भी परचेज कर सकते हैं। यानी आप चाहो तो डॉलर परचेज कर सकते हो, यूरो, पौंड, येन, जो भी फॉरेन करेंसीज होती है उनको आप परचेज कर सकते हो अपनी रुपीज़ के पेमेंट करके, और जब उनका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो आप उनको सेल भी कर सकते हो। इसको स्पेकुलेशन कहते हैं, सट्टा बाजार। जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, करेंसीज में भी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें क्या कहेंगे, हम डिमांड कहेंगे। क्लियर है? यानी कि बिल्कुल सिंपल बात है, हर पॉइंट में आपको पेमेंट करना है, आपको इतना ध्यान रखना है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप उसको डिमांड कहोगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो। सेकंड टूरिज्म, ठीक है। थर्ड आपका है यूनिलेटरल पेमेंट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जब आप किसी की हेल्प या गिफ्ट के तौर पे आप किसी कंट्री को पेमेंट करते हो। आप फॉरेन कंट्री में क्या करना चाहते हो, कोई भी एसेट्स परचेज करना चाहते हो, आप फॉरेनर का जो लोन है वो रीपेमेंट करना चाहते हो, या फिर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हो। तो इन सारे रीजंस में हमें क्या होगा, इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आई थिंक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीज़न। रीज़न किस चीज़ का रीज़न है, देखो यहाँ पर रीज़न हम किसका पढ़ रहे हैं, रीज़न फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। हम डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी पढ़ चुके हैं ना। डिमांड क्या होती है, अब ये डिमांड इंक्रीज कब होती है, इसमें इंक्रीमेंट कब आता है, क्यों आता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो 3 पॉइंट हमारे पास हैं। द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नंबर 1, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल्स। फॉरेन करेंसी का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इससे आपको फर्क क्या होगा, यानी कि जो यूएस का जो
प्रोडक्ट है वो इंडिया में जो प्रोडक्ट है उससे सस्ता हो गया, उससे चीपर हो गया, आप क्या करोगे? आप इंडिया से परचेस करोगे या फिर आप उसको यूएस से लेकर आओगे? तो आप उसको यूएस से परचेस करोगे, ठीक है। यानी आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, और इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो पेमेंट ज़्यादा करोगे, तो पेमेंट ज़्यादा करना ही तो इंक्रीज इन डिमांड है। तो इंपोर्ट फ्रॉम दैट फॉरेन कंट्री बिकम चीपर। सो इंपोर्ट इंक्रीज, इससे हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होगा, इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम 60 to 55, यानी जो $60 ₹60 का पहले चलता था वो आज 55 का हो गया, तो आप परचेस करोगे, आप कि 55 में क्या कर लो, परचेस करो, ताकि जब 60 हो जाए या उससे इंक्रीज हो जाए तो हम उसको सेल करें। तो जब किसी प्रोडक्ट का या किसी सिक्योरिटी का या किसी करेंसी का प्राइस डाउन होता है तो हम उसको परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए विल इंक्रीज एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर, वो हमें सस्ता पड़ेगा। इट विल रेज द डिमांड फॉर यूएस डॉलर, समझ में आ गया होगा। तो यूएस डॉलर की क्या होगी? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री। हमारा जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, यानी उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ की जो करेंसी है उनकी वैल्यू क्या हो गई है? चीपर हो गई है, कम हो गई है। तो हम क्या करेंगे? हम टूरिज़्म इंक्रीज़ करेंगे कि हमें इस कंट्री में जाके घूमना चाहिए, उसमें टूरिज़्म का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो करेंसी प्राइस है वो डाउन हो चुके हैं, तो हम कम रुपीज़ में ही क्या करेंगे? डॉलर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं और जाके घूम के आ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी है जिनका प्राइस जो है वो अपने रुपीज़ के मुकाबले भी काफ़ी कम है, तो वहाँ पर जाके घूमना बहुत सस्ता होता है। लेकिन जिन कंट्रीज़ का खुद का जो करेंसी प्राइस है वो रुपीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाके घूमना काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस कंट्री का जो फॉरेन करेंसी होगा वो चीपर होगा, सस्ता होगा, वहाँ पे टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, वहाँ पे टूरिज़्म इंक्रीज होगा। तो अब यही कारण है कि अपने इंडिया में वही लोग आएंगे जिनको इंडिया की करेंसी चीपर लगेगी अपनी करेंसी के हिसाब से, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा डिमांड इंक्रीज होगा फॉरेन करेंसी का। थर्ड, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स इट्स डिमांड राइजेस एज मोर पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यहाँ पर भी है। जब अपने 60 वाला 55 में परचेज़ किया, फिर जब उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम सेल कर देंगे। तो जब किसी करेंसी का प्राइस डाउन होगा तो क्या करेंगे? हम उसको परचेज़ करेंगे, यानी हम उससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में उसका प्रॉफिट गेन करेंगे हम। क्लियर है? ठीक है। तो तीनों रीज़न समझ में आ गए होंगे कि डिमांड इंक्रीज़ क्यों होती है। जब फॉरेन करेंसी का प्राइस फॉल होगा हम क्या करेंगे? हम इंपोर्ट इंक्रीज़ कर देंगे, हम टूरिज्म इंक्रीज़ कर देंगे, हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इससे पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, डिमांड का। अब इसके बाद है सेवंथ पॉइंट, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोप होता है। वैसे तो सबने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसमें सबने आपने पढ़ा होगा कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, ठीक है। तो वही जो रूल्स है, वही रूल या वही लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे लिया है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले आप देखो ये प्राइस आपका डॉलर है, ये वाला डाउन वाला। जब आपका डॉलर प्राइस जब डाउन होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन होगी, कम होगी, तो ऑब्वियस बात है आप डिमांड ज़्यादा करोगे, क्यूएस या क्यू डॉलर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डॉलर क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस ऑफ डॉलर इंक्रीज होगा, $P1 हो जाएगा, तो $P1 पे जब आप इसकी क्वांटिटी $1 आप देखोगे तो वो डाउन हो गया। तो एरो से देख सकते हैं जब प्राइस इंक्रीज हुआ, अपसाइड गया,
तो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ डॉलर है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, और आपको ध्यान होगा लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी भी यही होती है, द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है। नंबर 1, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी डिमांड में और प्राइस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सेकंड, इन फिगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर शोन ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये मैं बता चुका हूँ। वर्टिकल एक्सिस अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे रेट हमने शो किया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, जहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉरेन एक्सचेंज शो किया है। ठीक है। थर्ड अपने पास द डिमांड कर्व यूएस डॉलर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट मीन्स दैट लेस फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड एज एक्सचेंज रेट इंक्रीज। यानी जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होगा वो लेस होगा, यानी उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज द रुपीज कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विच मेक देम मोर एक्सपेंसिव। ठीक है। क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा, डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जो रुपीज़ की जो वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें जो गुड्स लगेंगे वो क्या होंगे, वो गुड्स हमें जो मिलेंगे वो मोर एक्सपेंसिव होंगे, वो महंगे होंगे। एज ए रिजल्ट हम क्या कर देंगे, इम्पोर्ट को कम कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे। हम इम्पोर्ट कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डॉलर प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है, और अब हमें वहाँ से क्या होगा, गुड्स महंगा मिलेगा। ठीक है। Thus the demand of foreign exchange also decrease। तो जो डिमांड होगी फॉरेन एक्सचेंज की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है। सारे रीज़न समझ में आ गए होंगे। ठीक है। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता दूँ क्या क्या मैंने बता दिया है अब तक। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन की हमने बात करी। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि जो अपना फॉरेन एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, रेट क्या होती है, और मार्केट क्या होता है। दूसरा फिर मैंने बताया यहाँ पे फंक्शंस में मैंने यहाँ पे 3 फंक्शंस की बात की। एक तो ट्रांसफ़र फंक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। क्रेडिट फंक्शन, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें क्रेडिट टर्म्स भी होती है, उधार की, लोन वगैरह की टर्म्स भी होती है। हैजिंग फंक्शन जब हम क्या करते हैं, हमारे रिस्क जो हमारा जो लॉस का रिस्क होता है उसको मिनिमाइज़ करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सोर्स की बात कर रहे हैं। तो सोर्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास सोर्स के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। जब हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, टूरिज़्म हम परचेज करते हैं, यानी कहीं हमें टूरिज़्म पैकेज लेना है, यूनिलेटरल पेमेंट्स करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वन वे पेमेंट्स, किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में हम परचेज करते हैं एसेट्स, या किसी फॉरेनर को हम क्या करते हैं, लोन का रीपेमेंट करते हैं, या फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हमें करनी होती है। देन उसके बाद इस डिमांड के इंक्रीज होने के क्या क्या कारण थे। तो इंक्रीज होने का वैसे तो कारण एक ही है, फॉरेन करेंसी में कमी होना, फॉल्स। देखो, जब फॉरेन एक्सचेंज फॉल होगा तो इंपोर्ट इंक्रीज होगा। जब फॉरेन करेंसी में फॉल होगा, यानी जब चीपर होगी, जब फॉरेन करेंसी चीपर होगी तो हम क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे किसको, टूरिज़्म को। जब फॉरेन करेंसी फॉल होगी, कम होगी, तो पीपल क्या करेंगे, मोर गेन करेंगे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के साथ। तो तीनों ही रीज़न क्या है, जब फॉरेन करेंसी डाउन होगी तो ही डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद डिमांड कर्व मैंने समझा दिया। ठीक है। यहाँ तक अगर एक बार कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं, देन फिर एक टॉपिक और आगे चलते हैं अभी। बिल्कुल क्लियर है। चलो तो आगे देखते हैं। सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी तक हम डिमांड की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम सप्लाई की बात करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, जो जो पॉइंट हमने डिमांड में पढ़े हैं वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, अब अपोजिट हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। सप्लाई का मतलब अब हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, और हम
फॉरेन एक्सचेंज को इनफ्लो लेकर आएंगे, यानी इनफ्लो मिलेंगे। वो आउटफ्लो की बात थी, ये इनफ्लो की बात रहेगी। द सप्लाई इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम द पीपल हु रिसीव इट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? सेलिंग, ठीक है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई होगा। टूरिज्म, हम टूरिज्म सेल करेंगे। अब द अमाउंट विच फॉरेनर्स स्पेंड इन द होम कंट्री इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब फॉरेनर्स क्या करते हैं? हमारी होम कंट्री में मोर मनी स्पेंड करते हैं, यानी वो अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में आएंगे, है ना, टूरिज्म के लिए। तो हम टूरिज्म क्या कर रहे हैं? एक तरीके से टूरिज्म सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज होगा। रेमिटेंस या यूनिलेटरल जो ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, डिमांड में हम क्या कर रहे थे? हम यूनिलेटरल ट्रांसफर दे रहे थे, यानी कि हम पेमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर हम रेमिटेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड अदर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। अगर अब्रॉड से हमें हेल्प मिलती है तो हम उसको कहेंगे रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे रीपेमेंट था। डिमांड में क्या था? रीपेमेंट ऑफ लोन टू द फॉरेनर। अब यहां पर क्या है? लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। इट रेफर्स टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। अ लोन फ्रॉम यूएस मीन्स फ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम यूएस टू इंडिया। अगर मैं यूएस से लोन लेता हूं तो यूएस का डॉलर यूएस से इंडिया में आएगा, इसको सप्लाई बोलेंगे। विच विल इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? एक रीजन और है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द अमाउंट विच फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन आवर होम कंट्री इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कोई फॉरेनर है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है हमारी कंट्री में, इंडिया में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कहेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कोई फॉरेनर है, यूएस का बंदा है, कोई है, वो अपनी कंपनी जो है वो इंडिया लाना चाहता है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसको एफडीआई भी बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? सप्लाई कहेंगे। और लास्ट, स्पेकुलेशन। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज हु वांट्स टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्पेकुलेशन दोनों में होगा, डिमांड में भी होगा, सप्लाई में भी होगा। क्यों? डिमांड कब होगा? जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस डाउन होगा तो हम परचेज करेंगे, ठीक है। तो हम परचेज करेंगे तो उसको हम डिमांड बोलेंगे। स्पेकुलेशन हम सेल करेंगे जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेंगे? सेल करेंगे, तो उसको हम सप्लाई बोल देंगे, ठीक है। अब इस इंक्रीज, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के इंक्रीज होने के क्या कारण है? ठीक है, तो बहुत इजी है, वही 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट में एक ही कारण होगा, फॉरेन करेंसी का इंक्रीज होना, राइज होना। जब फॉरेन करेंसी की प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइज जब इंक्रीज होगा तो हमारा जो डोमेस्टिक गुड्स होगा वो सस्ता हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। हमारा गुड्स चीपर है और फॉरेन का जो गुड्स है वो महंगा हो जाएगा, तो फॉरेनर क्या करेंगे? वो इंडिया से गुड्स मंगवाएंगे, यानी इंडिया से गुड्स परचेज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम सेल करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। इट इंड्यूस्ड द फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज देयर इम्पोर्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, यानी वो इम्पोर्ट इंक्रीज कर देंगे हमारी कंट्री से। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम 60 to 65, then export to US will increase as Indian goods will become relatively cheaper। ठीक है, क्योंकि अगर हम परचेज करेंगे तो हमें तो 60 की जगह 65 पे करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ पर 65 की जगह 60 रुपीज़ में ही हमें हमारे यहाँ से मिल जाएगा गुड्स। तो हमारा वाला जो गुड्स होगा, डोमेस्टिक कंट्री का जो गुड्स होगा वो सस्ता हो जाएगा, तो वो हम क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इससे हमारा जो सप्लाई ऑफ $, है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेज। ये मैं बता चुका हूँ, जैसे हमारा फॉरेन करेंसी प्राइस इंक्रीज होगा, फॉरेनर क्या करेगा? हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, उसको बोलेंगे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लास्ट,
When price of foreign currency rises, supply of foreign currency also rises as people want to make gain from speculative activity। यानी वो अपना जो डिमांड वाले में जो उन्होंने डॉलर यूरो पाउंड यानी कोई भी फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर रखा था वो यहाँ पर आके सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस इंक्रीज हो गया है। ऑब्वियस बात है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यही होती है, कम प्राइस में परचेज करो, ज़्यादा प्राइस में सेल करो। ठीक है, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने फॉरेन करेंसी राइजेस की वजह से हमने स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में सेलिंग कह दिया, यानी वो सप्लाई हो गया। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स हैं डिमांड के और सप्लाई के। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ आप देखोगे तो सप्लाई कर्व जो होता है वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है रेट ऑफ एक्सचेंज में, और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। क्यों? क्योंकि जब डॉलर प्राइस कम होगा तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड कम करेंगे, और जब डॉलर का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम उसको सप्लाई करना ज़्यादा चाहेंगे। क्यों? ज़्यादा प्राइस पे सेल करने पर ही तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हर कंट्री ये चाहती है कि जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस इंक्रीज हो, रेट इंक्रीज होगा, तो ही हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें, तो ही हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ज़्यादा प्राइस में सेल करना बेनिफिट है, कम प्राइस में परचेस करना बेनिफिट है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप अपवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट की प्राइस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, लेफ्ट टू राइट, विच मीन्स दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज एज द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज। ठीक है, सेकेंड, दिस मेक होम कंट्रीज गुड्स बिकम चीपर टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को हमारी कंट्री से गुड सस्ता मिलेगा, सिंस रुपीज इज डेप्रिशिएटिंग इन वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि रुपए की वैल्यू डाउन है। द डिमांड ऑफ आर एक्सपोर्ट शुड देयरफॉर इंक्रीज एज द एक्सचेंज रेट इंक्रीज। तो इससे एक्सचेंज रेट के इंक्रीज होने से हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंक्रीज डिमांड ऑफ आर एक्सपोर्ट विल ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे जैसे फॉरेनर्स की एक्सपोर्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, क्या होता जाएगा, हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होती जाएगी। Thus, the supply of foreign exchange increases as the exchange rate increases. Clear? ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक हमने लिया है आज। यानी इस टॉपिक में हम क्या कर चुके हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिमांड के बारे में, राइज इन डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में और राइज इन सप्लाई के बारे में, और इनके ग्राफ के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कल इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा चैप्टर लंबा है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को।